बैक गाइस, नाउ वी स्टार्टिंग विद यूनिट 2 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एचआर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, कि इवन एक ऑर्गेनाइजेशन के एचआर जो है वो क्या पॉलिसीज बनाता है, क्या स्ट्रेटेजीज बनाता है, कि वो पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाना इंपॉर्टेंट होता है। और एचआर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज में कैसे हेल्प करता है, कैसे उनको जो है इम्प्लीमेंट करता है। तो एचआर की जो पॉलिसी स्ट्रेटेजीज होती है वो एसेंशियल होती है मैनेज करने, किस चीज को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉयज को, क्योंकि एचआर किसके लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए होता है। तो मैनेजिंग एम्प्लॉयज इफेक्टिवली एंड अलाइनिंग एचआर प्रैक्टिसेस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि एचआर की जो प्रैक्टिसेस है, पॉलिसीज है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन हो, मिलजुल के जो है वो काम करे। तो उसके लिए एचआर की पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज बनती है। स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट जो है क्या इंश्योर करता है, क्या हेल्प करता है, कि जो वर्कफोर्स है उनकी प्लानिंग, वर्कफोर्स की प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके आपके बिजनेस के सक्सेस की तरफ। तो इफेक्टिव एचआर जो है, उसकी पॉलिसीज जो है, उसकी स्ट्रेटेजी जो है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल ग्रो करने में, वहाँ के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने में, वर्क प्लानिंग करने में, टैलेंट मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और उनको हेल्प करती है अलाइन करने में, जिसमें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर सके, टैलेंट को इफेक्टिवली मैनेज कर सके, अपने टैलेंट को लीगल कंप्लायंस कर सके, लीगल लॉज और जो सपोर्ट है उनको कर सके, और बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। तो दैट्स व्हाई एचआर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं कि एचआर का रोल क्या होता है उस स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट के अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर रोल ऑफ एचआर जो होता है वो क्या होता है, कि भाई स्ट्रेटेजी जो बनती है उसके अंदर एचआर का क्या रोल होता है। तो एचआर जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि ये शेप करता है, शेपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक विजन, क्योंकि एचआर जो है वो शेप करता है, मेंटेन करता है उस। तो एचआर का क्या रोल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। एचआर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि ये शेप करता है, मेंटेन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को, पीपल को, वर्कफोर्स को। ठीक है, दैट्स वाई इम्प्लीमेंट करना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजीज को शेप करना एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फोर्स को, लोगों को, वो काम किसका होता है, एचआर का होता है। ठीक है, कुछ की कंट्रीब्यूशन जो एचआर के की कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, सबसे पहला क्या है, वर्कफोर्स प्लानिंग। कि एचआर को क्या हेल्प करता है, वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कहाँ रिक्वायरमेंट है, कौन से स्टेट में रिक्वायरमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये वर्कफोर्स की प्लानिंग करता है, इंश्योर करता है कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, विथ राइट स्किल्स, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद राइट स्किल्स जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। ठीक है, तो ये एचआर जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक ये हेल्प करता है। सेकंड है टैलेंट मैनेजमेंट, ये जो टैलेंट जो इन्होंने हायर करा है, रिक्रूट करा है, उसको मैनेज करना, ठीक है, ताकि वो छोड़ के जाए, उसको ट्रेनिंग देना, उसको डेवलपमेंट देना। ठीक है, तो वो जो है एक एचआर का काम होता है कि अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज के, जो एम्प्लॉयज उनको अट्रैक्ट करना, रिटेन करना, उनको ट्रेन करना, तो टैलेंट मैनेजमेंट का एक काम होता है। थर्ड वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना, मॉनिटर करना। ठीक है, एम्प्लॉयज के जो गोल्स है, एम्प्लॉयज के गोल्स जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो। परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल के अपने गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, दोनों अलाइन करके टूवर्ड सेम गोल्स को जो है अचीव करने की तरफ काम करे, तो कि एक एम्प्लॉय के गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अलाइन करके काम कर सके। चेंज मैनेजमेंट, चेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अडेप्ट कर सके चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि चेंजिंग टेक्नोलॉजीज है, कल्चर है एंड मार्केट कंडीशन है। ठीक है, तो चेंज आपको क्या हेल्प करता है कि आप चेंजिंग टेक्नोलॉजी के करंट ट्रेंड्स के साथ, ठीक है, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो मार्केट कंडीशन है, जो न्यू कल्चर अडेप्ट हो रहा है, तो उसके अंदर आप उसको मेंटेन करके चल सके। एंड लास्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है जो मोटिवेट करके रखे एम्प्लॉयज को, ठीक है, और उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सके। तो ओवरऑल जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, एचआर का जो रोल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये शेप करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीड को, जो कि आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की तरफ, उनकी सक्सेस की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। तो मूविंग फर्दर मोर इनटू द डिटेल ऑफ दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो अब हम डेवलपिंग एचआर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, कि जो एचआर जो है अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए, वर्कफोर्स के लिए जो स्ट्रेटेजीज बनाता है, जो पॉलिसीज बनाता है, वो कैसे बनाता है, क्या दिमाग में रख के, क्या सोच के जो है एचआर की पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या कैसे डेवलप करता है। तो डेवलपिंग एचआर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, कि एचआर की स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो एक एचआर है, एचआर मैनेजर जो है, एचआर हेड जो है वो ध्यान रखते हैं। सबसे पहले एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल नीड,
कि एसेस करना ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है उसको फाइंड आउट करना, उसकी नीड का पता लगाना, एसेस करना कि भाई क्या है, फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना कि कंपनी के गोल्स और वर्कफोर्स चैलेंजेस को, ठीक है। फिर वो पहले ही ऑर्गेनाइजे फाइंड आउट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, फिर वो पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज बनाता है। एनालाइजिंग लीगल कंप्लायंसेज एंड रिक्वायरमेंट्स, कि लीगली ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी कंप्लायंसेज जो हमें फॉलो करनी है, कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को उनको जो है इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अलाइन करना है कि जो भी पॉलिसी स्ट्रेटेजी हो रहा है वो लीगली राइट हो, ठीक है, और उनको कंप्लाइन कर सके रिक्वायरमेंट के साथ, पॉलिसी जो अलाइन होनी चाहिए आपके लेबर लॉज के साथ। नेक्स्ट वन इज ड्राफ्ट क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज। आपने पॉलिसीज बना दी, मान लो ऐसी पॉलिसीज बनाई है जो कि ना क्लियरली कम्युनिकेटेड है, ना किसी को ढंग से समझ में आ रही है, तो आपके पूरे एफर्ट जो है वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। तो दैट्स वाई एक क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को स्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें डिटेल गाइडलाइंस हो, सब कुछ मेंशन हो पहले से ही कि ये हुआ तो क्या होगा, अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा, तो उस चीज के लिए। इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिकेट पॉलिसीज, आपने ड्राफ्ट कर ली एक, मान लो आपकी गाइडलाइंस बुक बन गई, ठीक है, उसको कम्युनिकेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना कि वो कैसे उसके साथ बिहेव करे, कैसे काम करे, मैनेज करना न्यू पॉलिसीज को, कि न्यू पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मैनेज हो सकती है। फिर मॉनिटर एंड अपडेट करते रहना। मॉनिटर मतलब आप उस जो आपने कोई पॉलिसीज बनाई, स्ट्रेटेजीज बनाई है, उसको कंटिन्यू इससे मॉनिटर करना, देखते रहना कि हाँ भाई आपने जो इम्प्लीमेंट करा है, जो आपने नई स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाई है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, और उसको अपडेट करना। हो सकता है आपने बना दी बट वो ग्राउंड लेवल पे जब वर्कआउट हो रही है, कुछ चेंजेस आए, कुछ चेंजेस की उसके अंदर जरूरत है, तो उनको अपडेट करें रेगुलर बेसिस पे, जहां जब भी रिक्वायरमेंट है तब उनको अपडेट करना। तो रिव्यू पॉलिसीज रेगुलरली पॉलिसीज को रिव्यू करना, ठीक है, अलाइन करना चेंजिंग बिजनेस नीड के साथ, उनको चेंजिंग बिजनेस नीड के अलाइन करके कि साथ साथ में चले, उसके काम आए चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, उस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी जो है हमें बनानी चाहिए। तो एक जो एचआर है वो कोई भी स्ट्रेटेजीज बनाने से पहले जिन जिन चीजों पे ध्यान देता है वो ये सब कुछ है। ये आपके यहाँ पे 5 पॉइंट एचआर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टेलर मेड स्ट्रेटेजीज बनाता है, ठीक है, उनको बनाने से पहले एचआर जो है इन सब चीजों पे ध्यान देता है। तो टेलर मेड स्ट्रेटेजीज हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज, कुछ कॉमन पॉलिसीज जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, तो हम कुछ उन पॉलिसीज को, कुछ उन स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एचआर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ऐसे कौन से एचआर की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं जो कॉमन होती है, ठीक है। एचआर पॉलिसीज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉइज। एचआर किसके लिए, पीपल्स का होता है, ठीक है, लोगों को हायर फायर रिक्रूट रेमुनरेशन करने के लिए होता है, ठीक है। तो एचआर की पॉलिसी जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है एम्प्लॉइज को, ठीक है। वाइल प्रोसीजर जो होता है, यहाँ की पॉलिसीज की बात हो रही है, वाइल जो प्रोसीजर होता है वो आउटलाइन करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी एक गाइडलाइंस होती है एम्प्लॉयज को गाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए कैसे क्या करना है। वे प्रोसीजर क्या होता है, एक आउटलाइन होती है, आपको आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताती है कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगी। ये कॉमन एचआर पॉलिसीज जो इंक्लूड होती है, क्या होती है, चलिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसीज कहते हैं, आपको जैसे हम कहते हैं रूल्स आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ठीक है, आपको पैसे लिखे होते हैं कि फिक्स पे कितना है, वेरिएबल पे कितना है, आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है, आपके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, और आप क्या कहते हैं उस जॉब के लिए आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपको परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसीज। नेक्स्ट है कंपनसेशन बेनिफिट पॉलिसी, की उसी के अंदर आपका इंश्योर होता है कि आपको पे कितना रहेगा, आपका फिक्स्ड वेरिएबल, ठीक है, कंपेटिव सैलरीज के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, जैसे उसी के अंदर आपको लिखा होता है कि अभी 1 मंथ ट्रेनिंग हुई, 2 मंथ ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग जो है वो आपकी पेड होगी, अनपेड होगी, ठीक है। फोकस रहता है एम्प्लॉयज का स्किल इनहेंसमेंट करने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या होता है, आपका सब कुछ लिखा होता है, क्या वो किस तरह से बिहेव करना है, क्या आपके आपका एथिक्स है, क्या आपकी वैल्यूज है, ठीक है। फिर ग्रीवेंस हैंडलिंग, ग्रीवेंस का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये कोई तू मैम हो जाती है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मिस हो जाती है, ठीक है, कोई मान लो स्ट्राइक हो जाती है, तो उसको लेके उस ग्रीवेंस को हैंडल करने के कुछ लीडरशिप पॉलिसीज बनाई जाती है, एक मैकेनिज्म होता है जो कि कंप्लेंट्स को हैंडल करता है, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसीज होगी। प्रोसीजर होते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मान लो आपका ग्रीवेंस हो गया, ठीक है, कोई बातचीत हो गई, कंप्लेंट हो गया, तो उसको हैंडल करने के लिए प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले आपको प्रूफ्स कलेक्ट करने हैं, फिर आपको क्या कहते हैं वो एचआर जो है वो सॉल्व करेगा, एचआर का वो सीनियर मैनेजर के पास जाएगा, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा उसको हैंडल करने के। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का क्या होता है, प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपका क्या कहते हैं जीडी होएगा, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होएगा, ठीक है, उस ग्रुप डिस्कशन एक एलिमिनेशन राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद हो सकता है आपका पीआई हो, पर्सनल इंटरव्यू हो,
ठीक है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू आपका हो सकता है, मान लो ये आपका HR राउंड हो गया, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद मान लो आपका क्या कहते हैं CEO राउंड हो या वाइस प्रेसिडेंट राउंड हो, ठीक है। तो ऐसा है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। कुछ लोग जीडी से पहले आपका क्या क्या कहते हैं, जीडी से पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कहते हैं ये प्रोसेस होता है और ये कुछ कॉमन पॉलिसीज होती है। मूविंग फॉरवर्ड गाइस विद द न्यू टॉपिक HR प्रोग्राम्स के। HR जो है ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम जो है जो आपके ऑफिस के अंदर चलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि HR जो है कोई भी होली दिवाली कुछ भी फंक्शंस आता है, ये न्यू ईयर आता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर HR जो है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन के प्रोग्राम्स लाते हैं। जैसे क्रिसमस हो गया, तो ये ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसके ऊपर कहते हैं HR जो है एक प्रोग्राम चलाता है। और ये तो फेस्टिवल्स हो गए, फेस्टिवल्स एक अलग चीज है। बस उसके अलावा भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कहते हैं प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे क्या कहते हैं एम्प्लॉय जो है एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इम्प्रूव हो सके, अपस्किल हो सके, ठीक है। तो HR प्रोग्राम स्ट्रक्चर इनिशिएटिव डिजाइन टू सपोर्ट HR पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। एक इनिशिएटिव होता है जो डिजाइन किया जाता है HR की पॉलिसीज को स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे हमें पता है कि हर एक इंसान मैनेजर होता है, बट दे आर फ्यू हु बिकम लीडर्स, ठीक है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं ताकि इंप्लॉयज जो है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जो है, लीडरशिप स्किल्स जो है वो आ सके। प्रिपेयर कर इसके अंदर प्रिपेयर कराते हैं फ्यूचर लीडर्स को, कि फ्यूचर लीडर जो है वो ग्रो कर सके, प्रिपेयर हो सके। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंसेंटिव्स। डाइवर्सिटी, अब एक आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, जरूरत नहीं है वहां पे आपको आपके ही जैसे लोग बने मिले, तो डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्यू कल्चर, न्यू फॉर्म ऑफ माइंडसेट जो होता है वो एक डाइवर्सिटी जो है वो न्यू आइडियाज को जनरेट करता है, ठीक है। इंक्लूजन इंसेंटिव्स के आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जेंडर बाइज तो नहीं है, नहीं है कि नहीं है, तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन इंसेंटिव चलता है ताकि हर एक लोग हर एक टाइप के रेस के पीपल के साथ जो है वो कंफर्टेबल हो सके। लाइक अब काफी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है LGBTQ+ को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उनके उनके साइड से कुछ ऐसे स्पेसिफिक जॉब पोस्ट निकलती है जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है। तो दैट्स वाई ये सब कुछ होना चाहिए, इंश्योर करता है कि वर्क फोर्स के अंदर इक्वालिटी हो, हर एक टाइप के लोगों के लिए, हर एक रेस के पीपल के लिए, हर एक बैकग्राउंड के लोगों के लिए, ठीक है। एक क्या कहते फेयर चांस हो और क्या कहते हैं इक्वालिटी हो। वेलनेस एंड एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, कि एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए, वेलनेस के लिए, ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, ठीक है, हो सकता है वो बर्न आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए वेलनेस एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी वो कहते हैं आउटडे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जो है लोग जो क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ कोई टीम अप हो के कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई आउटडोर गेम खेल रहे होते हैं, कोई इंडोर एक्टिविटीज है, फन होता है, डांस एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉय के वेल बींग को, मेंटल बींग के लिए, फिजिकल बींग के लिए। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स, अब जो एम्प्लॉय जितना अच्छा काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को इनिशिएटिव देना, ठीक है, उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, इससे क्या होता है एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं तो भी जो है एक बेटर बेटर परफॉर्मेंस दे पाए, बेटर परफॉर्म कर पाए। तो दीज आर द सम HR प्रोग्राम, जो HR जो है कुछ प्रोग्राम रन करता है एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए। ठीक है गाइस, अब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, जो कि है व्हाट इज IHRM। और HRM क्या, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल, कि व्हाट इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, आई थिंक अब तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। आपका ह्यूमंस की मैनेजमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स के लोगों की मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है। वे एज क्या कहते हैं, आए क्या हो गया, इंटरनेशनल, कि जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे जो हम ह्यूमंस की मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंस्टीट्यूट्स है, जो भी कंपनीज है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर तो सीमित नहीं है, दे आर मूविंग इंटरनेशनल, ठीक है। वो अपने अपने होम कंट्री के अंदर होने के अलावा वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी उनके ऑपरेशन है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं। उनके ऑफिस सिर्फ एक सिटी या एक स्टेट या एक कंट्री के अंदर नहीं है, उनकी सिटी, उनके ऑफिस जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिवाइडेड है। तो दैट्स वाई इंटर, अब वहां पे अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है, डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमारा जो है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हेल्पफुल होता है, वो काम आता है। ये एक प्रोसेस होता है जो मैनेज करता है, ट्रेनिंग देता है एंड डेवलप करता है और पे करता है एम्प्लॉयज को, जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। कहाँ होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो HR का काम होता है, जो डोमेस्टिक नॉर्मल HRM का काम होता है, वही IHRM का काम होता है। बस इसके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। जैसे HR का जो काम होता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मैनेज, ठीक है, पे करना, वही सब कुछ
इंटरनेशनल का काम, बट ये एक एक बड़े स्केल पे होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एचआरएम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि इसके जो चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल टीम्स को अंडरस्टैंड करता है, इनको इंटरनेशनल लेवल उसको अंडरस्टैंड करना होता है कल्चर डाइवर्सिटी, कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं बैकग्राउंड से आए लोगों को अंडरस्टैंड करना है, डाइवर्सिटी जो है वो एकदम पीक पे होती है। आपको इंटरनेशनल लेबर लॉज को अंडरस्टैंड करना और मुश्किल होता है। ठीक है, ग्लोबल टीम्स को मैनेज करना होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, उनको एक दूसरे के हो सकते हैं कल्चर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। तो ये सब जो है एक इंटरनेशनल एचआरएम का जो है वो चैलेंजेस बन जाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इंटरनेशनल से डोमेस्टिक एचआरएम। ठीक है, तो डोमेस्टिक एचआरएम क्या होता है, जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने सब कुछ जो है पहले जो भी पढ़ा हमने पिछली स्लाइड्स में वो सारा डोमेस्टिक एचआरएम के बारे में पढ़ा। डोमेस्टिक मतलब कि आपका घर का, आपकी जहाँ पे आपकी होम कंट्री है, ठीक है, आप उसको डोमेस्टिक बोलते हो, पर आपके वो कंट्री के बाहर चले तो इंटरनेशनल हो जाता है। तो डोमेस्टिक का स्कोप क्या होता है, ऑपरेट्स विद इन वन कंट्री, जो वन कंट्री में खुद की कंट्री में ऑपरेट करता है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक एचआरएम। इसका कल्चर इन्फ्लुएंस कहते हैं होमोजीनियस वर्कफोर्स होती है, होमोजीनियस मतलब सेम सेम टाइप की, ठीक है, एक तरह की होमोजीनियस होती है, ठीक है, सिमिलर टाइप की वर्कफोर्स होती है। लीगल कंप्लाइंस होते हैं फॉलो लोकल लेबर लॉज, ये एक ही कंट्री के अंदर है, तो जिस कंट्री में जहाँ पे जिस सिटी में जिस स्टेट के अंदर इनके है तो उस जगह के इनको लेबर लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, तो लोकल लेबर लॉज हो गए। कंपनसेशन बेनिफिट्स, यूनिफॉर्म सैलरी स्ट्रक्चर, अब एक यूनिफॉर्म सैलरी स्ट्रक्चर जो सब लोग फॉलो करते हैं। एम्प्लॉय मोबिलिटी, लिमिटेड मोबिलिटी होती है, तो ये डोमेस्टिक एचआरएम हो गया। वेयर एज अगर हम इंटरनेशनल एचआरएम का देखें, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का देखें, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएचआरएम भी बोलते हैं, उसका स्कोप क्या होता है, उसका स्कोप होता है मैनेजिंग एम्प्लॉयज अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। इसमें भी सिर्फ मैनेज करना है बट इन वन कंट्री, ऑपरेट विद इन वन कंट्री, बट यहाँ पे क्या मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करना है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एम्प्लॉयज को जो है मैनेज करना है। इसमें कल्चर इन्फ्लुएंस होमोजीनियस था, इसमें क्या डाइवर्स वर्कफोर्स विद कल्चरल डिफरेंसेस, यहाँ पे सिमिलर टाइप के थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपके क्या है आईएचआरएम के अंदर आपका क्या है वर्कफोर्स जो है वो डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल है। ठीक है, लीगल कंप्लाइंस यहाँ तो हम लोकल लेवल लॉ जो अपने कंट्रीज के है, पर यहाँ पे मस्ट कंप्लाई विद मल्टीपल इंटरनेशनल रेगुलेशंस, क्योंकि डिफरेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इंटरनेशनल रेगुलेशन जो है मल्टीपल है, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कंपनसेशन जो है वेरीड अपॉन लोकेशन, टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंटरनेशनल अब कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उस स्टेट और पर्टिकुलर जगह के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंग टैक्स वेरी करेंगे। लास्ट पॉइंट के इंक्लूड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड ग्लोबल असेसमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया डोमेस्टिक और आईएचआरएम का डिफरेंस। थैंक यू गाइस, लेट्स मीट इन यूनिट 3।